लेकिन लू के थपेड़ों से जूझ रही दिल्ली को जिन बादलों का इंतजार था वो आखिरकार आ गए। बीती रात दिल्ली में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद गर्म हवाओं से राजधानी को राहत मिल गई। बादल केवल दिल्ली में नहीं बरसे, बल्कि उत्तर भारत के कुछ और इलाकों में बारिश झमाझम होती हुई नजर आई। हालांकि दिल्ली में मानसून के पहुंचने में करीब अभी देखिए 10 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन राजधानी और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। आपके सामने 8 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर जो अब बता रही हैं कि राहत के बादल जो हैं कैसे धीरे धीरे पूरे भारत को अपनी आगोश में ले रहे हैं। दिल्ली और आसपास पास के इलाकों की बात करें अगर हम, तो अभी गर्मी से राहत रहने वाली और 21 के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल दिल्ली को बादलों से मिली राहत के बाद माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में तपिश पर लगाम लगी रहेगी और जिस गर्मी को दिल्ली अब तक झेलती आई है, उससे आने वाले दिनों में और राहत मिलने की आशंका है। आंधी के साथ इतनी जोर की बारिश कि हर ओर अंधेरा छा गया। दिल्ली एनसीआर में देखते ही देखते मौसम सुहाना हो गया। हर ओर तेज हवाओं का शोर सुनाई दिया, बारिश की तेज बूंदों का जोर सुनाई दिया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। अनुमान से बढ़कर राहत की झमाझम बौछार हुई। दिल्ली और एनसीआर में हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दिल्ली वासियों का रोम रोम खिल उठा। बीती रात हुई बारिश ने गर्मी की तपिश ऐसी मिटाई कि दिल्ली की आबो हवा में भीनी भीनी खुशबू महकने लगी। देश की राजधानी तप रही थी। आसपास के जिलों में लोग गर्मी से बेहाल थे। लू के थपेड़ों और गर्मी का पारा मानो वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहा था। ऐसी सूरत में हर किसी की आस बारिश पर टिकी थी कि कब होगी बारिश, और जब हुई तो ऐसी हुई कि दिल्ली और एनसीआर की सड़कें बारिश के पानी में सराबोर हो गई। दिल्ली और एनसीआर में बारिश की बौछारें पड़ने और तेज आंधी चलने के बाद से मौसम खुशगवार बना हुआ है। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि अब कम से कम इस महीने के अंत तक मौसम का कुछ यूं ही मिजाज बना रहेगा। लोगों को गर्मी की तपिश से राहत मिलती रहेगी। कुछ हद तक सर्दी का एहसास होता रहेगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी यही हालात मुमकिन है। मौसम के मूड में बदलाव का इंतजार लोगों को था। बीते कुछ दिनों से तपती गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा था, लेकिन बीती रात देश की राजधानी समेत नोएडा और गाजियाबाद में आसमान में काले बादल छाए और जमकर बारिश हुई, जिससे हर किसी के चेहरे खिल उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कहां बरस रहे हैं राहत के बादल और क्या है मॉनसून का अपडेट, चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 48 घंटे में मॉनसून ओडिशा पहुंचेगा और अच्छी बात यह है कि मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मॉनसून के कवरेज की बात की जाए तो तमिलनाडु, केरल में मॉनसून एक्टिव है, तो वहीं पूर्वी भारत में भी प्री मॉनसून एक्टिविटियां शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक बोला रोमिता। और मानसून के बादल केरल, कर्नाटक में भी जमकर बरस रहे हैं। वहीं मध्य भारत की अगर बात करें तो वहां पर भी प्री मानसून बारिश की गतिविधियां अब तेज हो चुकी हैं। कोंकण और गोवा में भी देखिए मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। सैलानी इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली में देर रात हुई बारिश के बाद लू के थपेड़ों से जरूर हमें राहत मिल गई है रोमिता। बिल्कुल, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि 21 जून के बाद गर्मी से राहत मिलने लगेगी। जी हाँ, देखिए आंध्र प्रदेश में मानसून ने जहां दस्तक दे दी है, वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ मानसून के तय वक्त पर आने की भविष्यवाणी तय है। मौसम विभाग के सैटेलाइट इमेज की अगर हिसाब से हम देखें तो तेलंगाना, गुजरात तक पहुंच चुका है मानसून, और दिल्ली में ऑफिशियल 27 जून को मानसून अपनी दस्तक देने जा रहा है, तैयार रही है। बिल्कुल, और देखिए अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो अगले 3 से 4 दिन यहाँ पर अच्छी बारिश होने वाली है। अगर यूपी में रहते हैं तो यूपी के लोगों के लिए खबर यह है कि 20 जून के बाद मानसून के स्वागत का आपको मौका मिलने जा रहा है। गर्मी से झुलस रहे जयपुर, अलवर, टोंक में बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं यूपी के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे यहां पर गर्मी से राहत मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कुछ जिलों में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखें तो मानसून तय स्पीड में आगे बढ़ रहा है, और अगर कोई बाधा नहीं आती है तो इस बार देश में 96 से 104% बारिश के आसार नजर आ रहे हैं हम सभी को।
तो देखिए देश भर में मौसम का मिजाज कैसा है और देश में किन किन हिस्सों में मानसून आ चुका है और दिल्ली में आने वाले मानसून के बादल कहां तक पहुंचे हैं, इन सवालों का जवाब हमने तलाशा है। मौसम विभाग का इस पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। अभी कल से तो बारिश शुरू हो रहा है, प्री मानसून, ठीक है ना। तो अभी तो तापमान हीट वेव का कंडीशन नहीं बनेगा आगे, जैसे हम बोल चुके हैं। जो भी हीट वेव कंडीशन है पूर्व भारत में थोड़ा है, जैसे बिहार है, पूर्व उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, यही इलाका में है। ये इलाका में नहीं है कोई भी हीट वेव कंडीशन। दिल्ली का जो तापमान है ऐसे ही 41-42 रहेगा सफदरजंग का, और आगे जाके फिर फॉल होगा। आज 41 शायद रहेगा और फॉल होगा कल से, ठीक है। कल से प्री मानसून बारिश देखने को मिलेगी। कल से प्री मानसून शुरू हो रहा है, 16, 17, 18 थोड़ा थोड़ा ड्रिजिल होगा, ठीक है। अभी सर मानसून की स्थिति क्या, अभी कहाँ तक? मानसून का जो लाइन है अभी मेनली जो हमारा जो एरिया है, गुजरात का कुछ हिस्सा और मराठवाड़ा का मोस्ट ऑफ द एरिया, जैसे पारबनी है लाइन, पारबनी से लेके आज आंध्र प्रदेश का काफी हिस्सा कवर किया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इंटायर रायलसीमा। तो लाइन जो है, पुराना लाइन जो था पारबनी से, वहां से शुरू होके आगे जो है जा रहा है मेडक तेलंगाना का, और उसके बाद एक रेंटचेट्टला है एक आंध्र प्रदेश का, और मछलीपट्टनम, यही है अभी जो लाइन गया है। दिल्ली और उत्तर भारत तक कब तक पहुंचेगा? नहीं, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारा मेनली पेनिनसुलर इंडिया का अभी चल रहा है, ठीक है ना। जब पेनिनसुलर इंडिया खत्म होगा तब हम बोलेंगे, ठीक है। प्री मानसून बारिश से कितनी राहत मिलेगी? हाँ, तापमान कम हो जाएगा, 40 के नीचे हो जाएगा। आगे हीट वेव नहीं होगा दिल्ली में, कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आपने मैप के जरिए कि कैसे धीमे धीमे ठंडक पूरे भारत में पैर पसार रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी आपने सुन ली है और चलिए अब आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। मानसून जो है 20 से 25 जून या 1-2 दिन आगे क्या रहने वाला है, और मानसून की रफ्तार जो है मैप में आप देख सकते हैं कि देखिए 20 जून से 25 जून के बीच मानसून का जो फैलाव है उत्तर भारत के काफी कुछ हिस्सों में हो जाएगा। यानी 25 जून तक मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान को अपनी आगोश में ले लेगा। वहीं देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल में 25 तारीख के बाद मानसून का स्वागत हम सभी कर पाएंगे, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और आइए अब बात करेंगे राष्ट्र रक्षा के संकल्प की, जिसके मिशन पर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर होते भारत ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली है। मेक इन इंडिया के तहत भारत ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एक एकत्रित परीक्षण केंद्र में कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 के सफल परीक्षण के भारत की सामरिक ताकत में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण शाम करीब 7:30 बजे मोबाइल लॉन्चर से किया गया है। पृथ्वी 2 जो है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यहां देखिए सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है ये मिसाइल, और इसकी मारक क्षमता जो है हम आपको बता दें 350 किलोमीटर की है। यानी ये मिसाइल जो है 500 से 1000 किलोग्राम भार तक हथियारों को ले जाने में सक्षम है। और इसमें देखिए तरल ईंधन वाले 2 इंजन लगाए गए। इसे तरल और ठोस दोनों तरह के ईंधन से संचालित किया जा सकता है। अच्छी बात यह है इसमें आपको ये भी बता दें कि पृथ्वी सीरीज की 3 स्वदेशी मिसाइलें हैं, पृथ्वी 1, 2, 3। पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर की है, तो वहीं पृथ्वी 3 की मारक क्षमता 600 किलोमीटर की है। यानी कि पृथ्वी सीरीज मिसाइल 150 से 600 किलोमीटर तक का निशाना भेज सकती है। बिल्कुल, और ये देखिए रफ्तार इसकी बढ़ती चली जा रही है रुमिता। और खास बात ये भी है कि पृथ्वी मिसाइल का जो है सुबह के वक्त सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के बाद अब रात के वक्त भी सफल परीक्षण किया जाने लगा है। इसका फायदा यह है कि अगर देखिए किसी देश से जंग हो जाती है तो दिन के साथ साथ रात को भी मिसाइलों का परीक्षण किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और देखिए सरहद की सुरक्षा में ड्रोन की भूमिका भी लगातार बढ़ती जा रही है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन अब भारत एक ऐसा ड्रोन बनाने की तैयारी में है जो मिसाइल की तरह है, जिसकी रफ्तार ऐसी है कि रडार भी उसे पकड़ने में नाकाम होगा। फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को ट्रेनिंग देने के लिए डीआरडीओ ने सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन के बारे में सोचा है और अब ये ड्रोन निर्माण के अंतिम चरण में है। इसके आने से नौसेना और वायुसेना के दुश्मनों के मिसाइल से निपटने की ट्रेनिंग आसानी से मिलने लगेगी। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आवाज से दोगुनी रफ्तार, समंदर की सतह के करीब उड़ने की काबिलियत, दुश्मनों के रडार को चकमा देने की क्षमता,
ये है डीआरडीओ का स्वदेशी टारगेट ड्रोन स्टार। दिखने में किसी मिसाइल का हम शक्ल, लेकिन खूबियां एक एक्सपर्ट ड्रोन की। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने तैयार किया है सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन स्टार। टारगेट ड्रोन ऐसे ड्रोन होते हैं जिन्हें वायुसेना और नौसेना के फाइटर जेट्स को ट्रेनिंग देने में इस्तेमाल किया जाता है। टारगेट ड्रोन युद्ध जैसे हालात के लिए युद्धपोतों को भी प्रैक्टिस कराते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को अपने टारगेट पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कराने में भी इन टारगेट ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। डीआरडीओ का टारगेट ड्रोन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ये एक ऐसा हथियार है जो वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए बेहद कारगर साबित होगा। डीआरडीओ में इस सुपरसोनिक ड्रोन का निर्माण आखिरी चरण में है। डिजाइन और तकनीक का काम पूरा होने के बाद लैब के विंड टनल में इस ड्रोन की काबिलियत परखी जा रही है। ये टारगेट ड्रोन समंदर की सतह से 12 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। कम ऊंचाई पर उड़ान की वजह से इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते। हवा में ये 2940 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। आवाज से तेज रफ्तार की वजह से इस पर निशाना लगाना बेहद मुश्किल है। इस ड्रोन में पहले स्टेज की उड़ान के लिए बूस्टर लगे हैं। दूसरी स्टेज के लिए फ्यूरेमजेट इंजन का इस्तेमाल हुआ है। ये टारगेट ड्रोन समंदर के बेहद करीब उड़ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले क्रूज मिसाइलों की हूबहू नकल कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल करीब 30,000 फीट की ऊंचाई से युद्धपोत पर सीधा हमला कर सकते हैं। ऐसे हमलों के खिलाफ युद्धपोतों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। इस सतर्कता की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस स्टार जैसे सुपरसोनिक ड्रोन की मदद से ही की जा सकती है। स्टार सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन से नौसेना के जवानों को दुश्मनों के खिलाफ अपनी तैयारी करने में मदद मिलेगी। आधुनिक एंटीशिप मिसाइलों से बचने की प्रैक्टिस में ये खासे मददगार साबित होंगे। इस ड्रोन की ट्रेनिंग से देश के युद्धपोतों को चीनी एंटीशिप मिसाइल के हमले के खिलाफ सुरक्षा कवच मिल जाएगा। फ्रांसीसी एक्सोसेट मिसाइल भी हिंदुस्तान के युद्धपोतों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। इन ड्रोन की मदद से फाइटर जेट्स को मिसाइल हमले से बचने की प्रैक्टिस कराई जाती है। आसमानी युद्ध की ट्रेनिंग इन टारगेट ड्रोन के बिना अधूरी है। डीआरडीओ की विंड टनल टेस्टिंग के बाद इस ड्रोन के डिजाइन में कुछ जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि अगले साल तक ये ड्रोन तैयार हो जाएगा और ट्रायल्स पूरा करने के बाद ये सुपरसोनिक ड्रोन देश की सेवा में जुट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शुभ समाचार में हम आपको उन लोगों और उन कोशिशों से भी रूबरू कराते हैं जो समाज और आम लोगों को जीवन में उनके बहुत बड़ा बदलाव लाती है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बांधवगढ़ नेशनल पार्क को मुस्कुराने की बहुत बड़ी वजह दे दी। पुणे के इन कारोबारी ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क को तोहफा दिया है। इस तोहफे का फायदा यहां काम करने वाले कर्मचारियों और नेशनल पार्क को मिलने जा रहा है। कैसे, समझिए, देखिए। जंगली जानवरों के बीच जोखिम उठाते, सैलानियों को सैर कराते और अपनी रोजी रोटी कमाते बांधवगढ़ नेशनल पार्क के कर्मचारियों को सौगात मिली है। ये सौगात उन्हें पुणे के एक कारोबारी ने दी है, जिसने उनकी जिंदगी की जरूरी चिंताओं से उन्हें मुक्त कर दिया है। असल में पुणे के कारोबारी पुनीत बालान ने नेशनल पार्क के कर्मचारियों के साथ ही पार्क प्रबंधन को एक खत लिखकर 6 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत वो यहाँ कर्मचारियों को टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराएंगे, जिसका फायदा कर्मचारी कैशलेस इलाज कराने में उठा सकेंगे। इसके साथ ही पार्क प्रबंधन को 2 थार गाड़ियां भी दी जाएंगी। इसके अलावा एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां पार्क की गतिविधियों से सभी को रूबरू कराया जा सकेगा। पुणे में रहने वाले पुनीत बालान न केवल कारोबारी हैं, बल्कि वो मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के दोस्त भी हैं। उन्होंने भोपाल में PCCF को खत लिखकर अपना ये प्रस्ताव भेजा है। इस सौगात के तहत वो कुल 6 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उन्होंने पार्क को घूमा, देखा, कैंपों की व्यवस्थाएं देखी तो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने पार्क प्रबंधन को इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि वन्य प्राणियों की अच्छी संख्या उनको देखने को मिली और अच्छे फोटोग्राफ और बाकी सारी चीज़ें उनको लेने को मिले, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ के प्रेमी हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी काम करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भी बांधवगढ़ के लिए कुछ करना चाहते हैं।
पुनीत की तरफ से मिलने वाले पैसों से कर्मचारियों के इंश्योरेंस की किस्तें 10 साल तक प्रीमियम के तौर पर चुकाई जा सकेंगी, जिसका खर्च तकरीबन 35 लाख रुपए सालाना होगा। इसके अलावा 2 थार गाड़ियों की कीमत में 25 लाख रुपए खर्च होंगे। बाकी बचे हुए पैसे से इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। दरअसल 2 जून को पुनीत खुद बांधवगढ़ नेशनल पार्क घूमने आए थे। यहाँ उन्होंने पार्क घूमने के दौरान कर्मचारियों से बात की थी, उनकी समस्याओं को जाना था, जिसके बाद उन्होंने ये सौगात देने का फैसला किया। नेशनल पार्क में काम करने वाले कर्मचारियों की मिलने वाली सुविधाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ सभी कर्मचारी संविदा पर काम करने वाले हैं, जिन्हें सिर्फ तनख्वाह ही मिलती है। ऐसे में पुनीत बालान की तरफ से की गई पेशकश कर्मचारियों के साथ पार्क में बड़े बदलाव दिखाएगी। उमरिया से रविंद्र शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सोनू याद होगा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सामने सोनू ने सवालों की झड़ी लगा दी थी और अपनी बेबाकी के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें खूब सराहा जा रहा था। अब नई खबर यह है कि बिहार का ये सोनू पढ़ाई के लिए कोटा पहुंच गया है। उसे 6वीं क्लास में एडमिशन भी मिल गया है। सोनू बिहार के नालंदा का रहने वाला है और उसका सपना है कि पढ़ लिख कर IPS अफसर बने। देखिए कैसी चल रही है सोनू की पढ़ाई। बेबाक, बेधड़क, बेहिचक अपनी बात रखने में माहिर सोनू की बेबाकी मुख्यमंत्रियों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सत्ताधारियों को अपनी तरफ खींच लेती है। ये कौन है? सूबे की कमान संभालने वाले बिहार के मुखिया भी सोनू की बेबाकी से अच्छी तरह वाकिफ है। महीनों से जिस कोशिश में सोनू जी जान से लगा हुआ था, उसकी उम्मीद को पर लग चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का अपने भविष्य को नया आयाम देने के लिए सोनू प्रवास भर रहा है। इंग्लिश का हिंदी करने तो वो नहीं कर पाएंगे। अपने सवालों से सुर्खियों में आए वायरल बॉय सोनू की धमक कोटा में सुनाई देने लगी है। नालंदा के हरनौत के नीमकोल गांव के रहने वाले 11 साल के सोनू का सपना है कि वो एक दिन IAS बने, हिंदुस्तान की सेवा करे, देश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को मिटा दे। और ये सपना सोनू को सोने नहीं देता, जिसका ख्याल करके वो अपने नालंदा से कोटा पहुंचा है। 14 तारीख को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई। आपका 17 तारीख के ये क्या नाम है इनका, मनीष कश्यप किया है, उनका भी अहम रोल है पहुंचाने में। उसके बाद 18 तारीख से मेरे चाचा मेरे पीछे लगे। उसके बाद उस दिन से ऑफर आना शुरू। अपने सवालों से बड़ों बड़ों के कान खोल देने वाले सोनू ने कोटा में 6ठी क्लास में दाखिला लिया है। सोनू कुमार एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपने भविष्य को एक नई दिशा देगा, जहां आगे की पढ़ाई और रहने खाने पर होने वाला खर्च इंस्टीट्यूट ने उठाने का भरोसा दिया है। कभी तेज प्रताप जी बोलते, चाचा बोलते, तेज प्रताप चाचा ऑफर देते, तो कभी पप्पू यादव जी भी ऑफर दिए। लेकिन देखिए मेरा एडमिशन एक ही जगह करवाना था, इसीलिए मैंने सोच समझ करके और मेरा चाचा सोच समझ करके मुझे बताया कि एलन अच्छा है। तो मैंने एलन में हाँ कर दिया, तो उन्होंने लिखित पूरा प्रोसेस के साथ मेरा एडमिशन हो गया। सोनू को समाज और सियासत के बारे में पता है। कुछ दिनों पहले ही सोनू ने बिहार के मुखिया से अपनी बेहतर शिक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन लोग चुप थे और इस चुप्पी को सोनू ने अपने सवालों से तोड़ा तो उसकी आवाज बिहार की आवाज बन गई, जिसकी हाजिर जवाबी का हर कोई कायल बन गया। नालंदा से संजय वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको दिखाते हैं मेहनत, लगन और कामयाबी की ऐसी कहानी जो हर किसी को प्रेरणा दे रही है। तमाम सुख सुविधाओं और चाक चौबंद सुविधाओं के साथ हरियाणा के
हिसार जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली श्रुति लाठर ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा में 500 में से 495 अंक लेकर पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल कर दिया है और इतिहास रच दिया। देखिए, तरक्की की कहानियां सिर्फ सुख सुविधाओं से लैस शहरों की चकाचौंध में ही नहीं जन्म लेती हैं, बल्कि कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनका उदय असुविधाओं के बीच होता है। अभाव के बाढ़ को पार कर दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी तपस्या से हिसार की बेटी ने सफलता की दास्तां उकेरी है। शहरों की चकाचौंध से दूर हिसार के एक छोटे से गांव की रहने वाली बेटी ने अपने परिवार का ही नहीं बल्कि गांव का भी नाम रोशन कर दिया है। श्रुति लाठर ने साबित कर दिया है कि सफलता कभी साधनों की मोहताज नहीं होती। साबित कर दिया है कि बाधाएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लक्ष्य की साधना करने वाले हर विघ्न को पार कर लेते हैं। जो टीचर काम देते थे वो डेली करना और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा, टीचर्स का भी पूरा रहा। इसका टीचर्स को और पेरेंट्स को सर जो टीचर्स ने इतना अच्छा पढ़ाया है और तैयारी करवाई, टाइम टू टाइम प्री बोर्ड एग्जाम भी लेते थे, टेस्ट लेते थे और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा सर। कभी एनवायरनमेंट अच्छा दिया फैमिली में। नारनौत के गांव बास की रहने वाली श्रुति लाठर ने 12वीं में 495 अंक हासिल करके राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया है। बेटी के इस कमाल से परिवार काफी खुश है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। घर के लोगों ने अपनी लाडली को मिठाई खिलाई, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमारा यही कहना है जी, सभी बच्चे अच्छी तरह से पोजीशन लेवा, खूब पढ़ाई में मन लगावा जी। हमारी बेटी जिस तरह गांव का माहौल था फिर भी उसके बावजूद भी पढ़ाई में खूब मन लगा कर पढ़ा कर दी जी। इसका हमने बहुत बहुत संतुष्टि है जी। गुड़िया ने अच्छी मेहनत करी और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, स्कूल है, हमारे संचालक हैं, मैडम हैं, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। स्टाफ अच्छा दिया, एजुकेशन अच्छी दी और कंट्रोल बहुत अच्छा रहा। सफलता का सफर तय करना श्रुति के लिए आसान नहीं था, जिसकी कामयाबी के पीछे घर वालों का सपोर्ट था, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का सहयोग था। श्रुति ने अपनी पढ़ाई में मन लगाया और राज्य में तीसरे स्थान पर अपनी कामयाबी का परचम लहराया। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको बिहार के मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं, जहां पर एक मकान की तस्वीर आपको थोड़ा चौंका सकती है, जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वैसे दुनिया के सबसे छोटे घर का दर्जा अभी तक दिल्ली के एक मकान को हासिल है, लेकिन इस मकान की खासियत आपको वास्तुकला के कौशल का मुरीद बना देगी। देखिए खास रिपोर्ट। वास्तुकला का ये ऐसा प्रयोग है जो दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दे। महज 6 फीट चौड़ाई की ये 5 मंजिला इमारत कई परिवारों का बोझ उठाने में बखूबी कारगर साबित हो रही है। अब तो इसे लोग देखने भी आ रहे हैं। शहर का आकर्षण बढ़ चुकी है। पॉपुलैरिटी इस कदर है कि इसकी तुलना करते हुए लोग इसे एफिल टावर का नाम दे चुके हैं। ये इमारत बिहार में मुजफ्फरपुर की नई पहचान बन गई है। इस मकान के मालिक संतोष हैं, जिन्होंने इसे महज 45 फीट की लंबाई के साथ ही 6 फीट की चौड़ाई में बनाया है। 2012 में पास हुए इस मकान के नक्शे के साथ 2015 में ये इमारत खड़ी कर दी गई थी। खास बात यह है कि इस मकान में हर मंजिल पर किचन और बाथरूम की सुविधा मुहैया करवाई गई है। मकान बाहर से देखकर भले ही किसी को लगे कि रहने लायक नहीं है, लेकिन इस मकान के भीतर दाखिल होने पर लगता नहीं कुछ कमी है। चलिए आपको भी इस मकान की सैर कराते हैं। 6 फीट में 2.5 फीट में सीढ़ी है और 2.5 फीट ही मानकर चलिए 2.5 फीट में मकान है। आगे का जो हिस्सा है उसमें सीढ़ी है और पीछे एक रूम का कमरा है, किचन है
तमाम तस्वीर इस कोना कोना इस घर का हम आपको दिखाएंगे। सीढ़ी के माध्यम से हम आगे आए और यह देख सकते हैं बेसिन लगा हुआ है सीढ़ी के बाद, और एक किचन है। इस मकान की लोकप्रियता की वजह से इसकी फोटो वीडियो लोग लेने से गुरेज नहीं करते, आते जाते इसके सामने रुक जाते हैं। इसे नायाब मानकर देखने की तमन्ना भी पाल लेते हैं। हालांकि जब मकान मालिक संतोष ने जमीन के इस टुकड़े को लिया था तो उन्होंने सालों तक इसे छोटा मानकर ही नहीं बनाया था। सही बताइए जी, कितनी लंबाई चौड़ाई इसकी है? 6 फीट चौड़ाई और 45 फीट लंबाई है। 6 फीट मात्र चौड़ा है। कितना मंजिला है? ये 4 मंजिला है, ऊपर सीढ़ी घर जोड़ दीजिए तो 5 हो गया। इस मकान में किराएदार भी रहते हैं, जिनसे भी इस मकान के बारे में लोग पूछना नहीं भूलते। मकान की खूबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ रहने वाले किराएदार को भी इसमें रहने में कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी मजा आ रहा है। मैं 2 साल से इसी रूम में रह रहा हूँ। आप रेंटर हैं? नहीं, सर बोले रहने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग रहते हैं और कंप्यूटर प्रशिक्षण में काम करते हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण भी चलता है इस मकान में और उसमें काम करते हैं। किस तरह कोई दिक्कत? काफी लंबाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले जब 1-2 दिन आए थे फर्स्ट में, तब लगा था कि बहुत छोटा सा है, लेकिन अब तो लगता है कि सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इस छोटी सी जगह में सीढ़ियों ने भी मकान में अच्छा खासा हिस्सा ले रखा है। दिलचस्प बात यह है कि जमीन की साइज के मुकाबले भले ही संतोष के ईंट, सीमेंट और मोरंग के खर्चे में कोई कमी आई है, लेकिन ये खर्चा मजदूरों ने बढ़ा दिया। कम जगह के चलते मजदूरी ज्यादा चुकानी पड़ी। बहरहाल एक आशियाने की चाहत और कीमत का आनंद उसमें रहकर मिलने वाली संतुष्टि से है। फिर दुनिया के सवालों और जवाबों का कोई अंत तो है नहीं। हाँ, लोगों की दिलचस्पी से मकान मालिक और उसकी पत्नी को लगता है कि कुछ तो कमाल उनकी जिंदगी में इस मकान से हो ही गया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपकी सेहत की अब हम करने जा रहे हैं। हमसे बहुत से लोग ऐसे हैं हम में से जो मोमोज खाने के शौकीन हैं। उन्हें ये डिश बेहद पसंद आती है, लेकिन इसे संभल कर खाने की जरूरत है। दरअसल कुछ समय पहले 50 साल के व्यक्ति की मोमोज खाने पर तबीयत बिगड़ गई थी। बाद में उसकी मौत हो गई है। मेडिकल जांच में ये पता चला था कि उसकी सांस की नली में ये मोमोज फंस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस घटना के बाद मोमोज को लेकर एम्स की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जो मोमोज के शौकीनों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। मोमोज चिकना और फिसलने वाला होता है, ये आप सभी जानते हैं। अगर एक व्यक्ति मोमोज को बिना ठीक से चबाए निगल लेता है तो उसका दम घुट सकता है। मोमोज को बिना चबाए निगलने से ये गले में भी फंस सकता है और जान भी जा सकती है। इसलिए इसे खाते वक्त आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। विंड पाइप में मोमो फंसने की वजह से दिल्ली में 50 साल के व्यक्ति की दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। दम घुटने और उसके न्यूरोजेनिक कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से शख्स की मौत हुई है। दुनिया में 12 लाख मौतों में से एक मौत खाने के दौरान सांस लेने में रुकावट के कारण होती है। इसके अलावा मोमोज के ऊपर की जो लेयर होती है वो मैदे से बनी हुई होती है। मैदे में मिलाए जाने वाले ब्लीच मेडिकल पैनक्रियाज को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इंसुलिन उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। मोमोज के अंदर इस्तेमाल होने वाली सब्जियां, चिकन लंबे समय तक रखे रहने की वजह से खराब भी हो जाती हैं और ऐसे में ये दूषित होते हैं और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप फूड पॉइजनिंग या बीमार हो जाते हैं। लाल मिर्च को स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन उस लाल मिर्च में प्रोसेसिंग के जरिए कुछ मिलाया ना गया हो तभी ये फायदेमंद होती है। लेकिन मोमो बेचने वाले लोग मिर्ची की क्वालिटी की चिंता नहीं करते हैं। वो मार्केट से सस्ती या फिर लोकल मिर्च पाउडर खरीदते हैं और फिर आपको वो चटनी परोसी जाती है जिसे आप चटकारे लेकर खाते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहिए अगर आप मोमोज के शौकीन हैं। इसी के साथ एक और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी आपको दे दें। सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित रोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। देसी टीके को डीजीसीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और इसके बाद जो है अभी ये साल के अंत तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगा हम सभी के लिए। हालांकि इस टीके का इस्तेमाल जो है तयशुदा उम्र के लोगों के इलाज के लिए होगा। देखिए,
कैंसर से जंग के खिलाफ हिंदुस्तान को बड़ा हथियार मिल गया है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग अब पहले से ज्यादा आसान हो गई है। ये मुमकिन हुआ है एक टीके की बदौलत, जो जल्द ही हिंदुस्तान के दवा बाजार में उपलब्ध होगी। इस टीके की बदौलत सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित लोगों की जिंदगी बचाना आसान होगा। पूरी तरह से स्वदेशी इस टीके, जिसे कि क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा यानी QHPV वैक्सीन कहा जा रहा है, इसे 9 से 26 साल के रोगियों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से तैयार इस वैक्सीन को लेकर DCGI की विशेषज्ञ समिति ने इस पर चर्चा की। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन की मंजूरी के लिए 8 जून को प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर अब मंजूरी मिल गई है। सूत्रों की माने तो क्लिनिकल ट्रायल के 3 चरणों में से 2 चरणों को पूरा करने के बाद इसे मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि QHPV टीका सेर्वावेक ने भी सभी लक्षित HPV स्वरूपों और सभी खुराक और आयु समूह में आधार रेखा की तुलना में करीब 1000 गुना अधिक एंटीबॉडी प्रतिक्रिया प्रदर्शित की। इस टीके के साल के अंत तक भारत के बाजारों में उपलब्ध होने की संभावना है। अगर इस वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यालय में शामिल किया जाता है तो ये सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो जाएगा। बात अगर कैंसर की करें तो स्तन, फेफड़े और कोलोरेक्टल कैंसर के बाद महिलाओं में चौथा सर्वाइकल कैंसर सबसे आम है। भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर से 80,000 से 90,000 मामले सामने आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 100 से अधिक देशों में लड़कियों को ये टीका पहले से ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एंड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित 2012 के एक अध्ययन में ये पाया गया कि भारत में सभी वैश्विक सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों का 1/3 हिस्सा है। WHO के अनुसार भारतीय महिलाओं में ये दूसरा सबसे अधिक बार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेस्ट टू वेल्थ विजन से प्रेरित देश का पहला स्टील स्लैग रोड तैयार हो चुका है। बुधवार को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने गुजरात के सूरत में इसका उद्घाटन किया है। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा CSIR और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्पॉन्सर किया गया है। 6 लेन में बने इस रोड में नीचे से लेकर ऊपर तक कुल 5 लेयर्स हैं, जिनमें स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया गया है। देश में पहली बार किसी जगह पर इस तरह के मटेरियल से रोड बनाई गई है। देखिए, देश में जल्दी 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। सरकार ने अब इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 5G के स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है। अगले महीने से आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी और 5G सर्विस 4G से हम आपको बता दें 10 गुना ज्यादा तेज है। मतलब बफरिंग की अब छुट्टी होने वाली है और मोबाइल पर हाई स्पीड से नेट की सुविधा हम सभी को मिलने जा रही है। देखिए, सूचना क्षेत्र में नई क्रांति के लिए तैयार है 5G का ब्रह्मास्त्र। तरक्की को नए पंख देने के मकसद से हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है 4G से कई गुना तेज 5G नेटवर्क का हथियार। मतलब स्लो नेटवर्क भूल जाइए, अब बिजली की रफ्तार से होगा सूचना का आदान प्रदान। 5G से जुड़ा शुभ समाचार देने से पहले हम आपको बता दें कि सूचना तकनीक से जुड़ा ये ब्रह्मास्त्र दरअसल है क्या। 5G मोबाइल नेटवर्क की 5वीं जनरेशन है, जो बहुत तेज नेट स्पीड मुहैया कराती है। साथ ही स्मूथ और फास्ट वीडियो सर्फिंग और कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करती है। 4G नेटवर्क सेलुलर टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी पर फोकस किया करती थी। 5G सीधे क्लाउड से क्लाइंट को कनेक्ट करेगी। जाहिर है 5G का ब्रह्मास्त्र एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आ रहा है। बार बार मोबाइल में देखना कि आखिर नेटवर्क क्यों जा रहा है, इस बात से परेशान होना कि क्या वजह है कि नेटवर्क चला गया, अब आगे क्या किया जाए। तो फिलहाल इन सब टेंशन से आप फ्री हो जाइए। केंद्र सरकार ने
5G स्पेक्ट्रम को लेकर नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ा है। 8 जुलाई से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त तक इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो जिस तरीके से स्लो नेटवर्क की परेशानी लगातार देश भर के लोग झेल रहे थे, ऐसे में 5G आने के बाद एक तरीके से कहा जाए तो इस संचार क्रांति में एक अलग रूप, एक अलग प्रारूप होता हुआ नजर आएगा। गुड न्यूज ये है कि कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को मंजूरी दे दी है। 8 जुलाई से आवेदन शुरू होगा। 26 जुलाई से नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्पेक्ट्रम का आवेदन 20 साल के लिए होगा। खास बात यह है कि कंपनियों को SUC यानी स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस नहीं देना होगा। उन्हें 20 EMIs में कीमत चुकाने की सुविधा होगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो 15 अगस्त से 5G का ट्रायल शुरू हो जाएगा और अक्टूबर से इस सेवा को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने निजी कैप्टिव नेटवर्क को भी हरी झंडी दिखा दी है। इसके लागू होने से इंडस्ट्रीज और दूसरे प्रोफेशनल यूजर्स के अपने खुद के नेटवर्क होंगे। इससे मशीन से मशीन संचार सेवा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी सुविधाएं जमीनी धरातल पर उतर सकेंगी। इस 5G के आने से करीब हमारे दुकानदार भाइयों को और हमारे टीचर्स को और डॉक्टर्स को या जो पेशेंट हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेते हैं उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो जो इंडस्ट्री है जो कि रिमोट कंट्रोल और रिमोट डाटा के थ्रू हम हैंडल करते हैं उसको बहुत फायदा मिलेगा। और जो हमारा जो रिसर्च में जो हमारा फोकस हो रहा है वो है ड्राइवलेस कार, उसमें हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। जाहिर है 5G के आने से विकास की रफ्तार भी 5 गुनी हो जाएगी। संचार सेवा की रफ्तार पकड़ने से हर सेक्टर, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मनोरंजन हो, ऑटोमोबाइल हो, कृषि हो, विज्ञान अनुसंधान हो, हर सेक्टर में पंचमुखी विकास का रास्ता साफ हो जाएगा। 5G नेटवर्क को लेकर केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि जल्द से जल्द इसको अमली जामा पहनाया जाए। कंपनीज को हिदायत दी जाएगी कि वो इस पूरे नेटवर्क को बहुत जल्द आम जन तक पहुंचाएं और उस प्रक्रिया को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाए। कैमरा पर्सन सुजय दास के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे।